हाँ भाई, तो मैं आपको बता दूं कि हमने कर्तन और दाब लगाना दो विधियों का अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे अपनी एक मुख्य विधि जिसको हम रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपण, यानी कि ग्राफ्टिंग, ठीक है भाई। तो ग्राफ्टिंग क्या होता है, रोपण क्या होता है कि इसमें दो भिन्न किस्म के प्लांट लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्राफ्टिंग विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, दो भिन्न किस्म के प्लांट लेते हैं और उन दो भिन्न किस्म के प्लांटों को आपस में संयुक्त कर एक प्लांट के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। तो जिसको हम कहते हैं रोपण। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जिस प्लांट का रोपण, या मैं कहूं अच्छी किस्म का प्लांट कलम, जबकि निम्न किस्म वाला प्लांट स्कंद कहलाता है। देखिए, रोपण में मुख्य रूप से आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इसमें दो प्रकार के पौधों को आपस में संयुक्त कर एक पौधे में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस विधि को हम रोपण कहते हैं। अच्छा, इस विधि में होता क्या है कि जो अच्छी किस्म का प्लांट होता है, अच्छी किस्म का जो प्लांट होता है उसको तुम कहते हैं कलम, और कलम का जिस पौधे पर रोपण किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लांट है, ये पौधा है जो जमीन में लगा हुआ है, जड़ें, ठीक है। और इस पौधे पर अगर हम किसी दूसरे पौधे की कोई कलम प्रत्यारोपित करें, हाँ मतलब कोई दूसरा प्लांट इसमें लगाएं, तो इसको तो हम बोलेंगे स्कंद, जो नए पौधे का सहारा बनता है। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो प्लांट नए पौधे का सहारा बनता है उसको हम स्कंद कहते हैं, और इसके ऊपर जो प्लांट रोपित किया जाता है उसको हम कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? रोपण की एक बेसिक पॉइंट है ये, ठीक है। तो स्कंद और कलम, आप छोटी सी परिभाषाएं कि आप समझ लेना कि भाई जो उच्च क्वालिटी का प्लांट होता है उसको तो हम कलम बोलते हैं, और जो निम्न क्वालिटी का होता है जो पौधे का आधार बनता है उसको हम स्कंद कहते हैं। और मतलब जिस प्लांट का रोपण किया जाता है ना उसको हम कलम कहते हैं, ना, कैसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया रोपण क्या है। अब इस रोपण की चार विधियां हैं। अब वो चार विधियां हम वैसे पढ़ चुके थे, जैसे सबसे पहली थी जिभ्यारोपण, ठीक है। सेकंड है खच्चर रोपण, थर्ड है क्रीट, और फोर है कलिका रोपण, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग जो होती है वो चार प्रकार की होती है। एक तो जिसको विप या टंग कहते हैं, जिभ्यारोपण विधि बोलते हैं, विप ग्राफ्टिंग बोलते हैं, विप। सेकंड है खच्चर रोपण, थर्ड है क्रीट, और फोर है कलिका रोपण, ठीक है। तो ये चार प्रकार की ग्राफ्टिंग विधियां होती हैं। अच्छा, इस ग्राफ्टिंग विधि का जो उपयोग है हम अपने फ्रूट वाले प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट, या मैं कहूँ कि बिजनेस करने के लिए जिन प्लांटों को हम उगाते हैं ना वो हम इस विधि से उगाते हैं। बिजनेस करने के लिए, अपने प्लांटों का व्यवसाय करने के लिए, चाहे वो खेती की दृष्टि से हो, फल की दृष्टि से हो, सब्जियों की दृष्टि से हो, है ना, तो फूलों की दृष्टि से हो,
तो हम ग्राफ्टिंग विधि को अपनाते हैं। अच्छा, इस विधि का उपयोग हम क्यों करते हैं भाई? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे यहाँ के वातावरण का कोई प्लांट है जो हमारे वातावरण में सूटेबल है, लेकिन उसमें जो फ्रूट है वो कम लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिड का प्लांट जिसमें फ्रूट ज्यादा लगते हैं उसकी कलम लेके आते हैं, है ना। अब जो प्लांट हमारे यहाँ के वातावरण में है तो वो तो हमारे यहाँ के क्लाइमेट में सूट रहता है, वो ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर उस पे हम उसकी कलम लगा दें एक हाइब्रिड के प्लांट की, तो कुछ समय बाद वो आपस में संयुक्त हो जाते हैं और एक नया प्लांट बनता है। अब नया जो प्लांट बना उसमें क्या होगा कि जो कलम थी उसमें तो क्वालिटी थी हाई, फसल उत्पादन की, है ना। हाँ, जो भी है फल फ्रूट जो भी है ना, उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना ज्यादा। और जो स्कंद था उसकी जड़ें नीचे थी, तो वहाँ के क्लाइमेट में उसको कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे क्लाइमेट में सूट था। ठीक है, तो इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं रोपण का। चलिए तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिभ्यारोपण विधि के बारे में। तो आपको मैं नॉर्मल समझाऊं कि इस विधि में हम क्या करते हैं कि कलम व स्कंद का व्यास समान होता है। ठीक है, इसमें दोनों में वी आकार का चीरा लगाते हैं। 5 से 8 सेमी का एक चीरा लगाते हैं ना, समान आकार का। ठीक है, चीरा लगाते हैं और फिर क्या करके दोनों को संयुक्त कर देते हैं। बस यही है जिभ्यारोपण। मतलब जिभ्यारोपण में आपको मुख्य रूप से क्या समझना है कि इस विधि में कलम और जो स्कंद होते हैं उनका व्यास समान होता है। ठीक है, और मुख्य बात आपको यहाँ पे क्या समझनी है कि दोनों में वी आकार का चीरा लगा देते हैं। कैसे आकार का? वी आकार का। ये चीरा आपको याद रखना है कि हम किस विधि में किस प्रकार का चीरा लगा रहे हैं, है ना। तो जिभ्यारोपण में हमने क्या किया, दोनों में ही वी आकार का चीरा लगाया। ठीक है, अब वी आकार का चीरा मैं एक डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दूं तो देखिए आप कि ऐसे आप मेरी बात समझ रहे हैं। चलिए मैं यहां से, ये एक ब्रांच है, ठीक है, जो अपने राउंड शेप में, या मैं कहूँ सिलेंड्रिकल शेप में, बेलनाकार शेप में। अब मैं इसको अगर बी आकार का चीरा लगाऊं तो देखिए मैंने इसको यहां से काटा ऐसे और इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपको वी शेप दिखाई दे रहा है ना। सेम में दूसरे जो स्कंद है उसमें मैं क्या करूंगा, ये स्कंद है। ठीक है, तो स्कंद में अगर मुझे इसको फिट करना है तो भाई ये यहां से कटेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इस प्रकार कटेगा। अब आप देखिए ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते। इन दोनों में ही वी शेप का चीरा लगा हुआ है, ये वी शेप, ये वी शेप। तो स्कंद, कलम और स्कंद दोनों ही समान व्यास के हैं और दोनों में ही समान आकार का क्या लगा हुआ है, चीरा लगा हुआ है। अब ये आप देखिए दोनों एक साथ फिट हो सकते, नहीं हो सकते? हो जाएंगे ना, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो इसको हम कसकर बांध देंगे, है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हम जो चीरा लगाते हैं वो बीच से लगाते हैं। हाँ, ब्रांच के बीच में से, तने है ब्रांच बीच में से। क्यों भाई? भाई आपको पता है ना कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम ही मुख्य ऊतक होते हैं प्लांट के लिए, जो उसके लिए भोजन, खनिज लवण और वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है,
तो ये जो जब हम इनको काट देते हैं, बीच से चीरा लगाते हैं, तो कुछ समय बाद जब बांध देते हैं तो धीरे धीरे इन दोनों के ऊतक जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो आपस में संपर्क स्थापित कर लेते हैं। भाई एक बात समझिए आप कि ये स्कंद है, तो इस प्लांट के अंदर जड़ें हैं, है कि नहीं जड़, तो ये पानी खरी लवण का प्रयोग क्या करेगा, ये नीचे से लेगा, लेकिन जो भोजन है वो तो ऊपर से आता है ना, पत्तियों से आता है, तो यहाँ पत्तियां तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये जो जाइलम ऊतक पानी और खनिज लवण लेके चल रहा है, जब ये आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेंगे, इसका जाइलम और फ्लोएम और इसका जाइलम फ्लोएम जब आपस में जुड़ जाएंगे, तब ही तो इनका ट्रांसपोर्टेशन संभव होगा, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा और एक ब्रीड तैयार हो जाएगी, एक संकर प्लांट हमारे पास तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिव्यारोपण। समझ में आ गई ना, जिव्यारोपण क्या है। जिव्यारोपण इतना याद रखो कि समान व्यास के लेते हैं स्कंद और कलम, और दोनों में कैसा लगाते हैं, वी आकार का चीरा लगाते हैं। बस चीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप देख लेना मैंने किस प्रकार चीरा लगाया है, आपकी बुक में, आपके नोट्सों में सारे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये तो थी हमारी जिव्यारोपण। सेकंड है खच्चर रोपण, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं भाई, वेज ग्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है खच्चर रोपण। इसमें आपको याद रखना है वेज ग्राफ्टिंग इसका इंग्लिश नाम है। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, स्कंद व कलम समान व्यास के होते हैं, है ना। इसमें स्कंद में वी आकार का चीरा व कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं। बस अब हमें तो क्या करना है भाई, चीरों पे ध्यान देना है ना। एक तो ये भी बात है कि इसमें भी दोनों का व्यास कैसा लेंगे, हम समान लेंगे। अब इसमें चीरा कैसा लगाते हैं भाई, ये तो है हमारा स्कंद, तो इसमें तो हम लगा देते हैं इस प्रकार का चीरा, ये बी शेप चीरा लगा दिया हमने, ये वाला है। और जो हमारी कलम होती है, ये कलम है, तो इस पे हम लगा देते हैं वी शेप चीरा। देखो ये वी शेप चीरा है कि नहीं, और आपको लग रहा है ना कि ये दोनों फिट हो जाएंगे आपस में, बिल्कुल मतलब ऐसे फिट हो जाने चाहिए कि बिल्कुल भी गैप नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल फिट हो सकते, नहीं हो सकते। अब देखो इसके जाइलम फ्लोएम यहीं पे होंगे, इसके जाइलम फ्लोएम यहीं पे होंगे, तो आपस में संपर्क स्थापित कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी कौन सी विधि है, वेज ग्राफ्टिंग, जिसको हम क्या कह के चल रहे हैं, खच्चर रोपण कह के चल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा खच्चर रोपण क्या है, कि स्कंद में वी आकार का चीरा और कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो विधि है जिसको हम क्रीट या मुकुट रोपण कहते हैं, क्रीट या मुकुट रोपण कहते हैं, ठीक है। इनका इंग्लिश नाम मैं आपको बता दूं कि आपको केवल वेज ग्राफ्टिंग ही याद रखना है, और किसी के इंग्लिश नाम की आपको आवश्यकता नहीं है। मतलब जो खच्चर रोपण है ना, खच्चर रोपण, उसका ही इंग्लिश नाम आप याद रखना, ठीक है, जिसको हम वेज ग्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। चलिए भाई, क्रीट रोपण क्या है, इसमें स्कंद व कलम का व्यास, मैं ये कहूं कि स्कंद का व्यास कलम से
कई गुना अधिक होता है। इसमें एक स्कंद पर कई कलमें रोपित की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मुख्य बात जो हमारी समझने वाली है कि ये तो हमारा भाई स्कंद है, ठीक है, और इस स्कंद का जो व्यास है वो कलम से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। या मैं कहूं कि हम स्कंद तो लेते हैं बड़ा और कलमें होती हैं छोटी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक स्कंद पर आप 2 से 3 कलिका आराम से रोपित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, क्रीट या मुकुट रोपण बोलेंगे। बहुत सिंपल है। क्या है भाई कि इसमें जो स्कंद होता है उसका व्यास कई गुना अधिक होता है कलम से, है ना। अब अधिक होता है तो हम क्या करेंगे कि एक ही स्कंद पर कई कलमें हम रोपित कर सकते हैं, और इसी विधि को क्या बोलेंगे, क्रीट या मुकुट रोपण बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी ये विधि है। नेक्स्ट जो विधि है नंबर 4, जिसको हम कहते हैं वर्ड ग्राफ्टिंग यानी कि कलिका रोपण। ठीक है, तो कलिका रोपण भी एक वही है, इसमें भी दोनों का समान व्यास होता है, और जो हमारा स्कंद होता है उसमें हम अनुप्रस्थ चीरा लगाते हैं, या मैं कहूं टी आकार का चीरा लगाते हैं। जैसे ये हमारा स्कंद है तो हम इसमें ऐसे टी आकार का चीरा लगा देंगे। ठीक है, और जो हमारी कलम होगी उसमें बिल्कुल इस प्रकार का चीरा लगाएंगे। आपस में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूं कि कलिका रोपण जो विधि है इसमें स्कंद और इनका दोनों का व्यास समान होता है, और हम अपने स्कंद में टी आकार का अनुप्रस्थ चीरा लगाते हैं और आपस में दोनों को फिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 ग्राफ्टिंग की विधियां। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए ठीक है भाई, तो पता चल गया आपको कलिका रोपण है। तो सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो हमारा अलैंगिक जनन कंप्लीट है। ठीक है, अलैंगिक जनन कंप्लीट है, और अब हम मैं बात करूं जैसे लैंगिक जनन की। ठीक है, तो लैंगिक जनन आप मुख्य रूप से जानते हैं कि भाई ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन व युग्मक संलयन हो, लैंगिक जनन कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, कि भाई अलैंगिक जनन में तो न तो अर्धसूत्रीय विभाजन और न ही युग्मक संलयन होता है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होगा, जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन भी होगा और युग्मकों का संलयन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे जो चैप्टर फर्स्ट में लैंगिक जनन में एक फ्लावर दिया हुआ है, एक पुष्प की संरचना दी हुई है। क्या दी हुई है, पुष्प की संरचना। ठीक है, तो जो पुष्प की संरचना है उसको हम अपने सेकंड चैप्टर में लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि अब जो अगला पार्ट है ना, नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम केवल प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्लांटों में जनन कैसे होता है, पादपों में, वो भी कौन सा, लैंगिक जनन केवल, क्योंकि हम अलैंगिक जनन का तो हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं भाई फर्स्ट चैप्टर में। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों चैप्टरों में हम अपने प्लांट के
लैंगिक जनन के बारे में डिटेल से बात करेंगे क्रम से। आपको पता ही है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना, और क्रम वाइज है बिल्कुल है। चलिए, तो ये लैंगिक जनन हुआ, इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट है। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं इसकी आपको दोबारा से थ्योरी बता दूं तो देखिए, हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो जनन पढ़ा, और जनन जो होता है वो हमने दो प्रकार का पढ़ा, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। ठीक है भाई? अच्छा, अलैंगिक जनन जो था वो हमने दो प्रकार का पढ़ा, एक तो था अनिषेक बीजता और एक था कायिक जनन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अच्छा, कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। जो प्राकृतिक होता है वो 4 विधियों से, तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। और जो कृत्रिम मेथड होता था, कृत्रिम जो था उसकी 3 विधि थी। सबसे पहली थी कर्तन, दूसरी थी दाब और थर्ड थी रोपण। कर्तन में हमने 2 भाग देखे, एक तो स्तंभ कर्तन, एक मूल कर्तन। दाब में टीला दाब और गुट्टी दाब। और जो रोपण था वो आपको पता ही है, सबसे पहले हमने पढ़ा जिभ्यारोपण, पच्चारोपण, किरीट और कलिकारोपण। यहां तक दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, थोड़ा कलिका नहीं दिखाई दे रहा आपको ना? कलिकारोपण। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने जो बात की है इस पूरे चैप्टर फर्स्ट में वो केवल इसके बारे में बात की है। ठीक है? तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं। देखिए, अनिषेक बीजता क्या होता है कि इसमें पौधे का प्रवर्धन तो बीज द्वारा ही होता है, लेकिन इस बीज का निर्माण में अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता। कायिक जनन, पौधे के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से अगर हम एक नया प्लांट बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक की बात करूं तो सबसे पहले तनों के द्वारा। तनों में आपको क्या कहना है कि कुछ रूपांतरित तने नए पौधे डेवलप करते हैं, जैसे प्रकंद, अदरक कंद, आलू शलकंद, है ना, लहसुन, घनकंद, अरबी, ऊपरी बहुस्तरी घास, बहुस्तरी स्ट्रॉबेरी, अंत बहुस्तरी पुदीना आदि। जड़ों द्वारा कुछ काष्ठीय पौधों की जड़ें प्रेरों को उत्पन्न करती हैं, जैसे नीम, चमेली, शीशम, है ना। और कुछ कंदीय मूल भी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जिनसे नए पौधे बनते, जैसे रामबास है, वो सॉरी शकरकंद है ना। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिल्म में और बेगोनिया में। ब्रायोफिल्म में क्या था? पत्तियों के किनारों से, और बेगोनिया में क्या था? पर्णवृंत और सिराओं से अपस्थानिक कलिका निकलती थी, और जैसे ही वो भूमि पर गिर जाती थी नए प्लांट बन जाते थे। सेम जननांगों द्वारा रामबास और रतालू जो प्लांट होते हैं, रामबास और रतालू जो प्लांट होते हैं उनमें पुष्प कलिका के स्थान पर बोलवेल्स बन जाती थी, पत्र प्रकलिका, और जो भूमि पर गिरकर नए पौधों का निर्माण करती थी। ठीक है? नेक्स्ट हमने कर्तन आज पढ़ाई है अभी। तो कर्तन स्तंभ और मूल, कि अगर प्लांट के स्तंभ को काटकर रोपें तो स्तंभ कर्तन, जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगनविलिया है। मूल, प्लांट की जड़ को काटकर रोपित करें तो मूल कर्तन, जैसे चेरी है, सेब है ना। दाब लगाना,
टीला दाब और गुट्ठी दाब। टीला क्या था कि प्लांट की निचली शाखा को झुकाकर जमीन में रोप देते थे। ध्यान ये रखा जाता था कि 1 या 2 पर्व संधि दब जाएं और ऊपरी भाग पत्तियां युक्त भाग ऊपर रहे। कुछ समय बाद अपस्थानिक कलिकाएं निकलती थी, काट कर अलग कर देते थे। गुट्ठी दाब कि एक ब्रांच, मोटी ब्रांच को बले शेप में उसकी छाल को हटाकर उससे गीली मिट्टी या रुई बांध देते थे। इस बंधे हुए स्थान को आप गुट्ठी कहते थे। फिर उस पर धीरे धीरे पानी डालते थे। कुछ समय बाद ये अपस्थानिक कलिकाएं निकलती थी, काट कर अलग कर देते थे। ठीक है। और रोपण को अभी हमने पढ़ाई है। जैविकारोपण में दोनों में वी आकार का चीरा, खच्चर रोपण में स्कंद में वी का और कलम में बेज आकार का। क्रीट में दोनों का व्यास अलग अलग और एक ही स्कंद पर कई कलमें रोपित करते थे। कलिका में स्कंद पर टी आकार का चीरा और उसमें फिट कर देते कलिका को। बात समझ में आ गई? तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 और कल हम बात करेंगे अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी थ्योरी है इसमें।